हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप जांगीड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फेजेस ऑफ सी। मतलब ये होता क्या है फेजेस ऑफ सी? एक्चुअली में जब हमारा कंप्यूटर, ठीक है, जब हम लोग उस पर सी के प्रोग्राम बनाते हैं तो इस टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सी के प्रोग्राम को किस तरीके से रन करता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये इतना जानना जरूरी है? बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए जानना, ताकि एक जब हमें पता चल जाए कि भी हमारा जो कंप्यूटर है वो सी के प्रोग्राम को किस वे से रन करता है, ताकि हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकें, हम अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे प्रोग्राम की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका प्रोग्राम और ज़्यादा आप एफिशिएंटली लिख पाएंगे। और साथ ही साथ हमें ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है कि अगर हम लोग कोई कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं या कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमारे पास उसके बहुत से जुड़े हुए क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं इंटरव्यू में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे इस छोटे से टॉपिक की, जिसको हम लोग कहते हैं फेजेस ऑफ सी। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं फ्रेंड कि हमारा जो कंप्यूटर है सी प्रोग्राम कैसे चलाता है। ठीक है, हम लोग उसको ऐसा भी समझ सकते हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हाउ अ कंप्यूटर रन सी प्रोग्राम। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। फेजेस का मतलब है कि हमारा जो सी का प्रोग्राम है वो कितने स्टेप में रन हो रहा है, तो हर स्टेप को हम लोग कहते हैं सिंगल फेज। ठीक है, चलिए अब प्रोग्राम कैसा रन होता है सी का प्रोग्राम, तो आप खुद देखिएगा। अगर आपने एक दो प्रोग्राम भी अगर आपने ट्राई किए होंगे अभी तक, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपना जो आईडी ही है उसको ओपन करते हैं और सबसे पहले अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, जब आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं और वो जो स्पेस है जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं एडिटर। क्या कहते हैं फ्रेंड? एडिटर। तो आप समझ लीजिए जो आपका आईडी है एक पैकेज है, ओके, जिसमें छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर आ रखे हैं, जिसमें से एक सॉफ्टवेयर होता है एडिटर, जहां आपको लिखने के लिए अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो सी का प्रोग्राम है टोटल 6 स्टेप में, 6 स्टेप के अंदर हमारा कंप्यूटर सी के प्रोग्राम को रन करता है। हर स्टेप को एक सिंगल फेज कहा जाता है। तो देखते हैं ये पहली फेज कौन सी होती है, दूसरी फेज क्या होती है। ठीक है, और दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो पहला स्टेप क्या होता है फ्रेंड, आपने अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप फिर भी देखिएगा कि आपने सबसे पहले क्या किया होगा, प्रोग्राम बनाया होगा, प्रोग्राम को लिखा होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम को लिखने वाला जो स्टेप है इसको हम लोग कहते हैं एडिटिंग, एडिटिंग फेज। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हमारे पास में है एडिटिंग फेज। ठीक है दोस्तों, अब एडिटिंग फेज कहाँ करते हैं हम लोग? एडिटिंग फेस हम लोग करते हैं कि हमारा आईडी के अंदर एक स्पेस दे रखा है, व्हाइट स्पेस दे रखा होगा, या फिर टर्बो के अंदर ब्लू स्पेस आप में जो दिखा होगा, वो हमारे पास एडिटर होता है, जहां हम लोग प्रोग्राम अपना लिखते हैं। आप एडिटर को कह सकते हैं सर सर एक फाइल है ये। ठीक है, तो एडिटिंग करने के लिए जो हमारे पास में अवेलेबल होता है आईडी के अंदर सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग कहते हैं एडिटर। क्या कहते हैं दोस्त? एडिटर कहते हैं। तो एडिटिंग फेज में क्या होता है, तो एडिटिंग फेज में एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर क्या करता है, प्रोग्राम को राइट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख भी देता हूँ। एडिटिंग फेज में प्रोग्राम को लिखा जाता है, प्रोग्राम को लिखा जाता है, साथ ही साथ उसको सेव किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? सेव करते हैं हम लोग। और जब हम लोग एडिटिंग फेज में होते हैं तो हम लोग प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, वो एक्सटेंशन हो सकता है डॉट सी, ठीक है, डॉट एच, ओके, या फिर आप लोग डॉट सीपीपी भी ले सकते हो। जिस तरह के आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हो इस तरह से कुछ एक्सटेंशन हमें देने पड़ते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक फाइल खोली जिसका नाम रखा मैंने फर्स्ट। क्या नाम रखा? फर्स्ट। फिर मैं उसके पीछे एक्सटेंशन लगाता हूँ डॉट सी, इसका मतलब सी की फाइल बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास में जब सेव करते हैं तो एक्सटेंशन तो ये रहेंगे फ्रेंड्स, और रही बात फाइल के नाम की, ठीक है, तो जो नाम है वो आप कुछ भी ले सकते हैं। फाइल नेम कुछ भी लिया जा सकता है। ओके फ्रेंड, लेकिन इसकी एक शर्त है, इसकी छोटी सी कंडीशन होती है कि फाइल नेम आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन फाइल नेम जो है वो सिंगल वर्ड में होना चाहिए। ठीक है, जो फाइल नेम है इसकी कंडीशन होती है कि आप कोई भी फाइल का नाम रखें या किसी भी प्रोजेक्ट का नाम रखें, तो आपकी जो फाइल बनेगी फ्रेंड्स, तो फाइल का नाम जो है वो सिंगल वर्ड में होना चाहिए। अगर हमने मल्टीपल वर्ड दिए तो एरर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक फाइल बनाई जिसका मैंने नाम रखा डेमो। क्या नाम रखा? डेमो, डेमो डॉट सी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक फाइल और बनाता हूं मैं जिसका मैं नाम रखता हूं WS क्यूब टेक। ठीक है, WS क्यूब डॉट सी, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये सिंगल वर्ड है पूरा का पूरा। यस नो, ये तो फ्रेंड एक्सटेंशन हो गया, इसको हमें बात नहीं करेंगे, हम लोग सिंगल वर्ड की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इसी तरह से कोई नाम देता हूं WS और स्पेस देकर लिखता हूं क्यूब, फिर लगाता हूं डॉट सी, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक एरर जनरेट हो जाएगी फ्रेंड। वो कहता है कि ये तो फाइल का नाम मान लेगा कि एक्सटेंशन से पहले फाइल का नाम है, लेकिन ये क्या है? ठीक है,
तो हमें कभी भी अगर हमें मल्टीपल वर्ड लेने पड़ रहे हैं तो हम लोग इसको इस तरह से नहीं ले सकते। तो आप कहेंगे सर इसको तो अगर ऐसा नहीं ले सकते तो मल्टीपल वर्ड कैसे लिखें? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हम लोग नेम लिखते हैं, ठीक है, तो उसके लिखने के क्या-क्या तरीके होते हैं। एक प्रोफेशनल यूजर या प्रोग्रामर किस तरह से नेम लिखता है, ठीक है। जो पहला तरीका है वो होता है सिंगल वर्ड मेथड। सिंगल वर्ड मेथड, ओके फ्रेंड। इसमें क्या होता है, आपको सिंगल वर्ड यूज करना है। सपोज कीजिए मुझे लिखना है WS क्यूब या WS क्यूब, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। दूसरा होता है यूजिंग अंडरस्कोर, यूजिंग अंडरस्कोर, लाइक आप लिखेंगे WS अंडरस्कोर क्यूब, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिखने में तो ये दो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सिंगल वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। स्पेस क्या करता है, हमारे वर्ड को सेपरेट करता है। और अगर तो तीसरा बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल है, सबसे ज्यादा प्रोग्रामर यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कैमल केस। क्या कहते हैं फ्रेंड? कैमल केस कहा जाता है, ओके। कैमल केस क्या होता है, आप क्या करेंगे, जब भी नाम लिखेंगे तो आप शुरुआत करेंगे स्मॉल से, जैसे WS, और फिर जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उसका आप लेटर क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे, ठीक है। तो WS क्यूब, ठीक है। अगर मुझे टैग भी लिखना है सपोज करो, तो मैं T बड़ा कर दूंगा, CH, टैग। तो ये सिंगल वर्ड है, लेकिन जब भी नेक्स्ट वर्ड शुरू होता है तो उसका इनिशियल लेटर को हम लोग कैपिटल कर देते हैं। तो इस तरीके के जो नॉमिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं कैमल केस। बहुत अच्छा है दोस्तों, प्रोफेशनल यूजर जो होते हैं, जितने भी डेवलपर है आप इंडस्ट्री में देखेंगे, वो हमेशा इस तरह के नाम प्रीफर करते हैं। बहुत अच्छा होते हैं, क्विकली रिमेम्बर होते हैं, ठीक है, कोई इश्यू भी नहीं आता। ये नाम इसलिए हम लोग प्रीफर नहीं करते इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो एक सिंगल वर्ड है या मल्टीपल वर्ड है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा WS क्यूब, तो अब मुझे पता है कि WS अलग वर्ड है और क्यूब अलग वर्ड है, और उसका किसी और पर्सन को पता और नहीं रहेगा, तो वो क्या सोचेगा, WS क्यूब एक सिंगल वर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि WS क्यूब, ठीक है, तो इसको इजीली पता चल जाएगा और पढ़ने में भी बहुत आसानी होती है, ठीक है। और नाम थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाई देता है। स्पेस अंडरस्कोर जब आप लगाएंगे तो नाम थोड़ा सा वाइड हो जाता है, और वाइड नाम लिखने में काफी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है, तो काफी मतलब अनकन्वीनियंस लगता है हम लोगों को। इसलिए कहा जाता है कि कैमल केस इज द वन ऑफ द बेस्ट नेमिंग रूल, या फिर वन ऑफ द बेस्ट नेमिंग मेथड। तो अगर आप लोग यूज करते हैं तो इस मेथड को जरूर यूज कीजिएगा फ्रेंड। तो ये थी हमारी एडिटिंग फेज, जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम को बनाते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करते समय इसका एक्सटेंशन हमें ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरा उसके नाम पर हमें थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने कोई प्रोग्राम बनाया, उसको हमने सेव कर दिया। अब मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने काफी दिनों से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, और आपने एक दो अगर प्रैक्टिस भी की होगी, तो आपने क्या किया होगा, आपने एक फाइल बनाई होगी और फाइल में सी का प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है फ्रेंड। सी का प्रोग्राम लिख दिया, और मैं कहता हूं कि इस प्रोग्राम को आपने demo.c से सेव कर दिया, ठीक है। अब सी का प्रोग्राम कैसा होता है आपको पता है ना। सपोज कीजिए वो प्रोग्राम कुछ ऐसा है, ये हमारी demo.c है, जिसमें आपने लिखा होगा int main, ठीक है, और यहाँ आपने एक printf यूज किया। सपोज कीजिए बहुत मिनिमम प्रोग्राम बना रहा हूं, छोटे से छोटा प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और यहाँ आपने अगर printf काम नहीं लिया तो आपने यहाँ पर क्या लिखा होगा, #include stdio.h, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो ये छोटा सा आपने प्रोग्राम बनाया, उसको demo.c से आपने स्टोर कर दिया, ठीक है। जब कोई भी फाइल को सेव करते हैं हम लोग सी में या फिर किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर, तो फाइल हमेशा हार्ड डिस्क में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? हार्ड डिस्क में। तो मैं ये सपोज करता हूँ कि आपने जो फाइल बनाई है और आपने उसको अगर सेव किया है, क्या किया है दोस्तों, सेव किया है, तो वो फाइल कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी हार्ड डिस्क में। तो मैं कुछ इस तरह से दिखाता हूँ हार्ड डिस्क का सिंबल, और मैं कहता हूँ कि मेरे हार्ड डिस्क में एक फाइल हमने बनाई है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, demo.c नाम दिया है। आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेप बिल्कुल क्लियर होगा कि हम लोग इसमें प्रोग्राम लिखेंगे, इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद प्रोग्राम हार्ड डिस्क में चला जाएगा, उसके पीछे एक्सटेंशन लगाना है और नेम हमें किस तरह से देना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, जिसमें हमारा पूरा सी का प्रोग्राम लिखा गया था। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं कि सेकंड स्टेप पे क्या होगा, ठीक है फ्रेंड। ये मैं आपको साइड बाय साइड आपको दिखाता भी रहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम किस तरह से है, ठीक है। हालांकि हमारे पास थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, मैं बार बार इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। अभी हमने बताया कि हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, include stdio.h, ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ लिखा हमने int main, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया printf, और यहाँ लिख दिया मैंने hello, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने return,
0। मान लीजिए ये मैंने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, और ये प्रोग्राम मैंने डेमो.c से हार्ड डिस्क में सेव कर लिया। आप इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों, क्या ये प्रोग्राम 0 1 में है? नहीं, ये प्रोग्राम लिखा गया है एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम लोग सी लैंग्वेज कह रहे हैं। तो आप इस प्रोग्राम को देखिए फ्रेंड, ये जो प्रोग्राम है ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा गया है, ये 0 1 में नहीं लिखा आप लोगों ने। अब कंप्यूटर इसको रन कैसे करेगा? तो कंप्यूटर इसको रन बिल्कुल नहीं कर सकता। कंप्यूटर ये कहता है कि भाई ये प्रोग्राम मैं रन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे केवल 0 1 समझ में आता है, ठीक है, और आपने प्रोग्राम किसी और भाषा में लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ पर जो मेन काम रहेगा, ठीक है, जो हमारा मेन प्रोसेस रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा यहाँ पर कि हम इस पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं 0 1 में, ताकि मेरा सिस्टम इसको इजीली चला पाए, ठीक है। तो अगला स्टेप जो होने वाला है फ्रेंड, वो होने वाला है मेन प्रोसेस हमारा, ठीक है, ट्रांसलेशन वाला। कौन सा वाला फ्रेंड? ट्रांसलेशन वाला, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाइलिंग। क्या कहते हैं? कंपाइलिंग। कंपाइलिंग का मतलब है कि हमारे जो सी का प्रोग्राम है उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिसको कंप्यूटर समझ सके, ठीक है, तो वो कहलाता है कंपाइलिंग, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा सेकंड स्टेप नहीं है। अब सेकंड स्टेप कैसा आता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो कंपाइलिंग है ये इसका ट्रांसलेशन वाला स्टेप है, करेक्ट है, ये हमारा मेन प्रोसेस है, इसको मैं कहता हूँ मेन प्रोसेस, ठीक है। हमारे प्रोग्राम को चलाने के लिए सबसे मेन जो प्रोसेस है वो ये वाला है, कंपाइलिंग करना। अब दिक्कत ये आती है कंपाइलिंग को, जैसे ही प्रोग्राम्स को कंपाइल करेगा, ठीक है, तो कंपाइलर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उनको केवल और केवल सी के सिंटैक्स समझ में आते हैं, सी की बातें समझ में आती है, और सी के हम लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट जो होंगे लाइक मेन वगैरह ये समझ में आते हैं, ठीक है। सी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कंपाइलर को फंक्शन अच्छे से समझ में आते हैं। फंक्शन के अंदर वेरिएबल लिखे जाते हैं, इफ लिखा जाता है, फॉर लिखा जाता है, ये हमारे कंपाइलर को अच्छे से पता है। लेकिन कंपाइलर को एक चीज नहीं पता, वो है इस लाइन के बारे में। कंपाइलर का काम सिर्फ ट्रांसलेशन का है, जबकि ये लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर एक फाइल है stdio.h, वो फाइल हम लोग इस प्रोग्राम में जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का काम हमारा कंपाइलर नहीं करता, ठीक है। तो कंपाइलर का काम केवल क्या है? ट्रांसलेशन करना। अब जब ट्रांसलेशन करेगा कंपाइलर, तो कंपाइलर अगर जैसे इस लाइन को पढ़ेगा तो कंपाइलर यहाँ पर एक एरर दे देगा, अपने हाथ खड़ा कर लेगा कंपाइलर और कहेगा कि भाई मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ लेकिन ऐड करने वाला काम मेरा नहीं है, ठीक है। तो पहले आप इसमें जो भी ऐड करवाना वो करवा के लाइए, फिर मैं ट्रांसलेट करूंगा। ये कंपाइलर की थ्योरी है, कंपाइलर का कॉन्सेप्ट है। तो कंपाइलर से पहले हमें थोड़ा बहुत और काम करना पड़ेगा, जैसे इस फाइल को जोड़ना है, ठीक है, तो ये भी काम हमें करना पड़ेगा। तो हमारा मेन जो प्रोसेस है, ठीक है, उससे पहले जो काम किया जाता है उससे हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेस। क्या कहते हैं दोस्त? प्री प्रोसेस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें प्री प्रोसेसिंग करनी है। क्या करनी है? प्री प्रोसेसिंग। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो। तो जो नेक्स्ट होता है वो होता है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब है कि जब मेन प्रोसेस आएगा, जब हमारा कंपाइलिंग वाला प्रोसेस आएगा, उससे पहले हमें जो भी काम करना है कर लीजिए। कंपाइलर हमेशा ट्रांसलेशन करेगा। तो अगर आपको कुछ ऐड करना है या कुछ और काम करना है तो आप कंपाइलर के कंपाइलिंग फेज आने से पहले कर लीजिए। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो कंपाइलर कुछ लाइनों में ऐड दे देगा। कंपाइलर कहेगा कि यार ऐड करना, ये मेरा काम थोड़ा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मेन प्रोसेस से पहले जो काम किया जाता है उसे कहता है प्री प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की, उसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेस स्टेप, ठीक है, या प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। तो अगला जो स्टेप होने वाला है वो होने वाला है प्री प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में आता है प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग जो भी करेगा, तो हमारा आईडी के अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसका केवल काम क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग करना। उस छोटे से पार्ट के हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्री प्रोसेसर कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्री प्रोसेसर हमारे आईडीई का वो पोर्शन है जो प्री प्रोसेसिंग वाला काम करता है, ठीक है। अब ये प्री प्रोसेसिंग में होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग में दोस्तों सबसे पहले ये जो आपने एडिटिंग फेज में फाइल को सेव किया है ना, एडिटिंग फेज में जो आपने फाइल को सेव किया है, तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये हमारा जो प्री प्रोसेसर है इस फाइल को लेके आता है। और कैसे लेके आएगा? कॉपी बनाकर लेके आएगा। मतलब एक कॉपी तो हमारे हार्ड डिस्क में जाएगी और एक और कॉपी बनाएगा उसका जो कि अपने पास में ले आएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे प्री प्रोसेसर को ये वाला प्रोग्राम मिलने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर होगी ना, ठीक है।
आपको समझ में आ गया कि भाई हमारा जो प्री प्रोसेसर है वो हार्ड डिस्क में जाएगा, ओके, और demo.c नाम की जो फाइल है उसकी कॉपी बनाएगा, एक तो हार्ड डिस्क में छोड़ देगा और एक कॉपी अपने पास लेके आ जाएगा। तो प्री प्रोसेसर सबसे पहले तो इस फाइल को पूरा पढ़ता है, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर करता क्या है, नंबर 1 तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है, पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा इट्स ऑन लाइन या ऑन स्टेटमेंट, या इसको हम लोग कमांड भी कहते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पर अच्छा वर्ड होता है कमांड, ऑन कमांड। ठीक है दोस्तों। तो प्री प्रोसेसर जब ये फाइल मिलेगी, प्री प्रोसेसर इसको कॉपी बना के लाएगा, तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर क्या करेगा, ढूंढेगा कि मेरा कमांड कौन सा है इसमें से। अब प्री प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा कमांड है और ये मेरा कमांड नहीं है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है कि आपने अगर ये हैश देखा दोस्तों, ये जो हैश है ये हेल्प करता है ये पहचानने में कि वो जो आपने लिखा है वो प्री प्रोसेसर का है कमांड या प्री प्रोसेसर का कमांड नहीं है। तो रूल ये होगा कि हैश जिस स्टेटमेंट के आगे, जिस लाइन के आगे हमने हैश लिखा है, वो लाइन प्री प्रोसेसर द्वारा पढ़ी जाएगी, आइडेंटिफाई की जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको प्री प्रोसेसर रीड आउट कर सकता है। बाकी आपने जो लिखा है इंट मेन, ठीक है, प्रिंटफ हेलो, रिटर्न 0, ये प्री प्रोसेसर इनको टच भी नहीं करेगा। तो प्री प्रोसेसर केवल अपनी खुद की लाइनें आइडेंटिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो पहला तो उसका है आइडेंटिफिकेशन वाला वर्क। वो कैसा आइडेंटिफाई करता है कि वो देखता है कि किस लाइन के आगे हैश लगा हुआ है, उस लाइन को उसको पढ़ना है, ठीक है। तो हैश क्या काम करता है, हैश ये बताता है कि कौन सी लाइन प्री प्रोसेसर की है, और अगर हैश नहीं है तो वो लाइन किसकी मानी जाएगी, कंपाइलर की मानी जाएगी, वो प्री प्रोसेसर उसके लिए कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो जो हैश है उसको हम लोग सी में क्या बोलते हैं, हैश को हम लोग बोलते हैं सी के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑपरेटर। इसका मतलब होता है कि प्री प्रोसेसर को दिशा दिखाने वाला, ठीक है। अगर इसकी हिंदी बनाए हम लोग तो हम लोग कह सकते हैं कि प्री प्रोसेसर को दिशा दिखाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑपरेटर। तो ये करता क्या है, हैश ये काम है कि किसी भी लाइन का अगर हैश होगा तो वो लाइन प्री प्रोसेसर द्वारा पढ़ी जाएगी, इसको समझा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। अगर किसी लाइन के आगे हैश नहीं है तो वो लाइन किसकी नहीं मानी जाएगी, वो लाइन क्या करेगा, वो लाइन मानी जाएगी कंपाइलर की, अगर उसका आगे हैश नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इस लाइन को पढ़ लिया जाएगा। अब मैं थोड़ी सी प्रोग्राम में मिस्टेक करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा प्री प्रोसेसर क्या करता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लाइन का आगे हैश लगा दो, प्री प्रोसेसर को दे दो। प्री प्रोसेसर का जो मेन वर्क होता है वो होता है फाइलों को ऐड करना, ठीक है। वो प्री प्रोसेसर को बिल्कुल नहीं पता कि व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज वेरिएबल, ठीक है, वो ज्यादा इस पर फोकस नहीं करता। ये सारे काम किसके है, कंपाइलर के। तो कंपाइलर को क्या समझ में आता है, वेरिएबल, फंक्शंस और उसका ट्रांसलेशन। और प्री प्रोसेसर को देखूं तो क्या समझ में आता है, प्री प्रोसेसर को समझ में आता है क्या ऐड करना है, क्या पुट करना है, बस ये। तो अब देखते हैं थोड़ी सी मिस्टेक अगर देखते हैं प्रोग्राम के अंदर, कुछ एरर डाल के देखते हैं और देखते हैं कि प्री प्रोसेसर का क्या बिहेव रहता है। ओके, नाउ अब मैंने क्या कर दिया फ्रेंड, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखा सकूं, ठीक है। तो हमारे पास यहां लिखा था हैश इंक्लूड stdio.h, ओके फ्रेंड। नाउ यहां लिखा था हमारे पास में void main, ओके, और सॉरी इंटीजर मेन था, int main, ठीक है। नाउ अगर मैं फ्रेंड इसके आगे हैश लगा दूं तो आप जानते हो ये लाइन अब कौन रीड आउट करेगा, ये लाइन अब रीड आउट करेगा हमारा प्री प्रोसेसर, क्योंकि प्री प्रोसेसर केवल उन्हीं लाइनों को रीड आउट करता है जिसका क्या हैश हो। तो पहले प्री प्रोसेसर इसको आइडेंटिफाई करेगा, इसको पढ़ेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसका काम क्या है, ऐड करना, प्री प्रोसेसर इजीली ऐड कर लेगा। नाउ अब यहाँ पर आपने लिख दिया इंट मेन के आगे हैश, तो अब इंट मेन वाला जो लाइन है वो किसको मिलने वाली है, प्री प्रोसेसर को मिलने वाली है। और जैसे प्री प्रोसेसर को मिलेगी, प्री प्रोसेसर वहां अपने हाथ खड़ा कर लेगा और कहेगा भैया ये क्या आपने मुझे दे दिया है। प्री प्रोसेसर कहता है कि इंट मेन क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में प्री प्रोसेसर को कोई भी आइडिया नहीं है। तो प्री प्रोसेसर अपनी एक रेज हैंड करेगा और एक एरर बता देगा। प्री प्रोसेसर कहेगा आई कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस स्टेटमेंट, कि इसके पीछे करना क्या है, मैंने पहचान तो लिया ये मेरा है, पर जैसे मुझे मिला तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या है, आपने गलती क्यों की, आपने मुझे गलत क्यों पकड़ाया, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर अपनी एक एरर दे देगा। और बाकी ये जो कमांड है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये वाले जो कर्ली ब्रेसेस है, प्रिंटफ और रिटर्न वाले, ये किसको मिलने वाले हैं, ये मिलने वाले हैं कंपाइलर को।
तो जैसे कंपाइलर को मिलेगा, कंपाइलर एक और एरर दे देगा, कंपाइलर कहेगा भैया मेरा मेन कहाँ गया, ठीक है, क्योंकि शुरुआत मुझे मेन से करनी है। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम में 2 एरर जनरेट हो जाती है। पहला, एक तो प्री प्रोसेसर द्वारा, प्री प्रोसेसर कहता है कि आपने मुझे जो कमांड दिया है, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और दूसरा, कंपाइलर भी एरर देगा, कंपाइलर कहेगा भाई मेरा मेन जो लिखा हुआ था वो कहाँ का चला गया, ठीक है, बिना मेन के मैं काम नहीं कर सकता, तो आपने जो भी लिखा वो गलत है, आप इस तरह से कुछ लिख नहीं सकते। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमको सही स्टेटमेंट प्री प्रोसेसर को पहुंचाने हैं और बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें कहाँ पहुंचाने हैं, कंपाइलर को पहुंचाने हैं। तो काफी स्टूडेंट मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर ये बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है कि किसके आगे हैश लगेगा, किसके आगे हैश नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो सारी लाइंस जो कि हमें प्री प्रोसेसर को देनी है उसके आगे हम लोग हैश लगाते हैं, और वो सारी लाइंस जो हमें कंपाइलर के लिए बचा के रखनी है उसके आगे हम लोग हैश नहीं लगाते। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आप कहेंगे सर मुझे क्या पता होगा कि कौन कौन सी लाइन के आगे हैश आएगा, कौन कौन सी लाइन प्री प्रोसेसर को देनी है, कौन कौन सी कंपाइलर को देनी है। तो हम लोग यही तो पढ़ने वाले हैं सी में, पूरी सी में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको जनरल रूल बता देता हूँ, सारी लाइनें ऑलमोस्ट कंपाइलर के लिए होती है, कुछ एक लाइनें हैं जो प्री प्रोसेसर के लिए होती है, ठीक है। तो आप जितना हो सके वो उतना आप लोग मत लिखिएगा हैश, ठीक है। तो हैश के लिए आप याद कर लीजिएगा कि ये लाइन्स है जिसके आगे हैश लगता है, बाकी जो लाइन्स के आगे हैश नहीं लगता, ठीक है, वो सबके सब कंपाइलर के लिए सब कुछ सही चलेगा। तो पूरी सी में हम लोग यही सीखते हैं फ्रेंड, कि किसके आगे हैश लगाना है, किसके आगे हैश नहीं लगाना है, कंपाइलर किसके साथ क्या करेगा। तो आप जैसे जैसे पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको और अच्छे से नॉलेज होता जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि प्री प्रोसेसर सबसे पहले इस फाइल को अपने पास में लाएगा, प्लस उसमें से अपनी लाइनों को पढ़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से उस प्रोग्राम को थोड़ा सा एरर को रिमूव कर देता हूँ, इसके आगे से हैश हटा देता हूँ। नाउ अब ये जो लाइन है फ्रेंड, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं ये वाला कलर यूज करता हूँ। अब ये जो लाइन है हैश इंक्लूड है ना, आगे कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं और आगे लिखा हुआ है stdio.h। तो ये जो लाइन है ये प्री प्रोसेसर द्वारा आइडेंटिफाई कर ली गई है और प्री प्रोसेसर ने इसको लाइन को पहचान लिया। अब देखते हैं इस लाइन के बिहाफ पर प्री प्रोसेसर क्या वर्क करने वाला है। ओके ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, कुछ ज्यादा ही हमने लिख दिया है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और आप अच्छे से इसको देख भी लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ अब मैं बताता हूँ आपको कि इंक्लूडिंग ये लाइन प्री प्रोसेसर को मिल जाती है तो इसके पीछे क्या होता है, ठीक है। चलिए नाउ तो जैसे दोस्तों प्री प्रोसेसर इस लाइन को पढ़ता है तो हैश इंक्लूड का क्या मतलब रहेगा, प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर जैसे मैं मान लेता हूं ये लाइन लिखी हुई है हैश इंक्लूड stdio.h। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर सबसे पहले तो इस लाइन को रीड आउट करेगा, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो सिंबल है ये इंक्लूड फोल्डर को दिखाते हैं, हाँ या ना। ये किस फोल्डर को नोटिफाई करते हैं, इंक्लूड फोल्डर। ये इंक्लूड फोल्डर कहाँ होता है, जब हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर सी का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, चाहे आपने टर्बो C++ किया हो चाहे कोड ब्लॉक किया, तो उसकी कुछ सेटअप फाइल बन जाती है सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर। ओके, तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ कुछ सिस्टम फोल्डर्स है, ठीक है, जो बना जब इंस्टॉलेशन के टाइम पर बन गया था, उसमें से एक फोल्डर होता है इंक्लूड फोल्डर, ये उसको नोटिफाई करता है, ठीक है। और इस कमांड का मतलब क्या है कि प्री प्रोसेसर इंक्लूड फोल्डर में जाएगा और इस फाइल को सर्च करेगा, क्या करेगा, इस फाइल को सर्च करेगा। अब वहां पर दो ऑप्शंस हो सकते हैं फ्रेंड, या तो वहां पर ये फाइल मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिली तो प्री प्रोसेसर वहीं से जनरेट कर देगा एक एरर कि भैया आप जिस फाइल के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वो फाइल अवेलेबल नहीं है, एरर है, ठीक है। एक एरर दे देगा कि ये एरर है कि वो उस फाइल को जो आपने लिखी है उसको नहीं मिल रही। दूसरा, अगर उस केस में मान के चलते हैं उसको फाइल मिल गई, तब क्या होता है, तब क्या करता है हमारा प्री प्रोसेसर इस लाइन को हटा देगा, क्या करेगा, इस लाइन को हटा देगा और उस फाइल का जो पाथ है, जो फाइल की जो लोकेशन है जो हमारे सिस्टम में पड़ी थी वो लोकेशन लिख देगा, क्या लिख देगा, लोकेशन लिख देगा। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए मैं आपको और समझा देता हूं कि ये जो फाइल है, ठीक है, ये हमारी demo.c फाइल है। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इस लाइन को पढ़ेगा और वो जाएगा और फाइल उसको मिल गई तो क्या करेगा, इस चीज को रिमूव कर देगा, ठीक है, और इसकी जगह लिख देगा पाथ, क्या लिख देगा फ्रेंड, पाथ। तो मैं पाथ को क्या करता हूं, थोड़ा सा अलग कलर में लिख देता हूं। ये काम सारा बैकग्राउंड में हो रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा फ्रेंड, ठीक है। तो यहां पर वो उसका पाथ लिख देगा कि वो फाइल कहां थी, वो उसका पूरा पाथ यहां पर लिख दिया जाता है। तो आपने देखा कि हमारी जो फाइल थी demo.c जो प्री प्रोसेसर के पास में थी, प्री प्रोसेसर ने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, किए ना चेंजेस। नाउ तो प्री प्रोसेसर जो भी चेंजेस करेगा उस फाइल को दोबारा सेव करेगा ना, ताकि इसको आगे और कम किया जा सके। तो प्री प्रोसेसर का जो थर्ड काम होता है
वो थर्ड काम ये है। पहला काम तो आइडेंटिफाई करना अपने स्टेटमेंट को, दूसरा काम क्या है कि हैश टू इंक्लूड के पीछे जो भी काम करना है वो करेगा, तीसरा स्टेप है कि उस फाइल को दोबारा सेव करेगा विथ मॉडिफिकेशन, जो उसने मॉडिफिकेशन किए हैं उसके साथ में उस फाइल को वो दोबारा सेव कर देगा, ठीक है। और सेव करते समय क्या करेगा, अब मैं बता देता हूँ सेव कैसे करेगा और उसको क्या नाम देगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। आई होप आपको ये फाइल जो है वो समझ में आ गई होगी कि प्री प्रोसेस के साथ में क्या क्या है आखिर, ठीक है। चलिए, तो प्री प्रोसेसर ने अपना काम कर लिया, फिर इस फाइल को दोबारा सेव करेगा, ठीक है। जो फाइल इसने कॉपी करके लाया उसमें जो चेंजेस किए उसको दोबारा सेव करेगा। तो आप देखेंगे ध्यान से फ्रेंड, ये फाइल तो ऑलरेडी पड़ी थी, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं करेगा क्योंकि इसकी कॉपी बना के लेके गया था, उसकी फोटोकॉपी करके लेके गया था, उसमें कुछ चेंजेस किए और उस फाइल को दोबारा सेव कर रहा है। उसको नाम क्या देगा, उसको नाम देगा मॉडिफाइड डेमो.सी। क्या नाम दे देगा, डेमो.सी। इस तरह से आपके हार्ड डिस्क में प्री प्रोसेसर के बाद में दो फाइलें अवेलेबल रहेगी। एक तो रहेगी डेमो.सी जो ओरिजिनल फाइल थी जिसमें हमारा सोर्स कोड था, जिसमें हमारा सी का प्रोग्राम था, और दूसरी वो फाइल जो प्री प्रोसेसर ने मॉडिफाई करने के बाद में वापस सेव करी, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड, जो भी फाइल का नाम है जैसे कि डेमो.सी। तो एक बार क्लीन करके देख लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे से उसको बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम बहुत ही बड़ा होता है फ्रेंड। तो मैं इसको दोबारा छोटा छोटा बना लेता हूँ और जो हमारे कंपाइलिंग स्टेप है वही से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि कंपाइलिंग जो फेज है ये प्री प्रोसेसर के बाद में आती है, ठीक है। यहाँ से ऊपर से आ रहा होगा, ठीक है। और कौन कर रहा है उसको, कंपाइलर कर रहा है। अब देखते हैं कि इस फेज में होता क्या आखिर। तो इससे पहले हमारे पास में हार्ड डिस्क में दो फाइलें थी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। एक फाइल थी मॉडिफाइड, क्या नाम थी, मॉडिफाइड डेमो.सी, और एक फाइल थी हमारे पास में डेमो.सी, ठीक है। ये हमारे बन गई थी किस वाले, प्री वाली स्टेप में, प्री प्रोसेसिंग वाले बन गए। अब कंपाइलर क्या करता है उसको हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं। तो कंपाइलर का सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि वो इस फाइल को लिख के आता है अपने पास में, लेकिन उसको कट कर देता है। क्या कर देता है फ्रेंड, कट कर देता है, ठीक है। जैसे कि वापस समझते हैं, एडिटर ने जो फाइल सेव करी वो हार्ड डिस्क में गई, फिर आता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है, उस फाइल को कट नहीं करता, वो उसको कॉपी बना के लेके आता है, ताकि वो हमारा सोर्स कोड हमारे हार्ड डिस्क में रहे, ताकि आप उसको फ्यूचर में कुछ चेंजेस कर सको। इसी उम्मीद के साथ में हमारा प्री प्रोसेसर उसको कॉपी बना के लेके आता है, ताकि वो जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो नई वाली कॉपी में हो, पुरानी कॉपी एज इट इज सेव रहे। तो जो प्री प्रोसेसर ने जो फाइल सेव की है वापस, ठीक है, अब वो आगे सिर्फ कंपाइलर के काम की है, यूजर के कुछ काम के नहीं है। इसी वजह से कंपाइलर जब इस फाइल को लेके आएगा तो उसको कट कर देगा, ताकि हमारे पास में एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई ना हो। तो कंपाइलर क्या करता है, इसको कट करके अपने पास में ले आता है, ठीक है। अब इस फाइल में क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस फाइल में ऐसा कुछ लिखा होगा कि सबसे पहले तो आता है पाथ, ठीक है, पाथ लिखा हुआ था, ठीक है, जो भी हमारा प्री प्रोसेसर लिख के चला गया। फिर इसके बाद में लिखा था हमारा प्रोग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड, लिखा हुआ था, ठीक है, इस तरह से वाइड मेन। और इसके बाद हमने लिखा था प्रिंट एफ हेलो, और यहाँ पर रिटर्न 0 नाउ, उसको इंग्लिश। तो ये वो फाइल थी modified.c जिसको कंपाइलर कट करके लिखा है। इसका मतलब हार्ड डिस्क में ये फाइल आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अब कंपाइलर इस फाइल को सबसे पहले क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो कंपाइलिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन वाला काम है। तो ये क्या करता है, ट्रांसलेटिंग करता है, ठीक है। अब ट्रांसलेटिंग कैसे करेगा, कंपाइलर इस फाइल को रीड आउट करेगा, इसमें से अगर कोई एरर होगी तो ढूंढेगा, अगर एरर है तो वो इन्फॉर्म भी कर देगा और प्रोग्राम को वहीं रोक देगा। हाँ, अगर इस प्रोग्राम को वो पढ़ते समय उसको एक भी एरर नहीं मिल रही तो क्या करेगा, इस पूरे प्रोग्राम को पढ़ेगा और एक साथ में उसको ट्रांसलेट कर देगा। ट्रांसलेट करने के बाद, अगर आपने फ्रेंड याद से सुनिएगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, तो वो आपको वापस यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं आपको याद दिला देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ। कंपाइलर इस फाइल को जब ट्रांसलेट करता है तो बाइनरी नहीं बनाता है। कहने का मतलब है दुनिया के सारे कंपाइलर बाइनरी में नहीं बनाते हैं ट्रांसलेट करने के बाद में, कुछ कंपाइलर बनाते हैं, कुछ कंपाइलर नहीं बनाते। और आज हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिक सी की बात कर रहे हैं। तो जो सी का कंपाइलर है वो जब इस फाइल को ट्रांसलेट करता है, क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद में वो क्या करता है, एक इंटरमीडिएट कोड बना देता है जो कि बाइनरी में नहीं होता। और इंटरमीडिएट कोड होता किसमें, असेंबली कोड में होता है। किसमें होता है, असेंबली कोड में। ये बहुत जरूरी दोस्तों। इसी के बेसिस पर हम अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंपाइलर आखिर क्यों करता है, आखिर डायरेक्टली 0 1 क्यों नहीं बनाता, ठीक है, उसको इंटरमीडिएट फाइल क्यों बनाता है। तो इसके कुछ एडवांटेज भी हमें मिलते हैं, वो एडवांटेज हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपाइलिंग ट्रांसलेटिंग करता है,
क्या ट्रांसलेटिंग करता है, वो हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज जो सोर्स कोड है इसको वो कन्वर्ट कर देगा असेंबली कोड में, ASM कोड में कन्वर्ट कर देगा, असेंबली कोड बना देगा। कंपाइलर बाइनरी नहीं बनाता है, ये आप बिल्कुल स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा यहाँ पर सी के अंदर। तो अब ये जो असेंबली कोड है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट कोड, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .obj। क्या होता है फ्रेंड, .obj होता है। तो कंपाइलर यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ जाकर इन फाइलों को पूरा का पूरा असेंबली कोड में ट्रांसलेट कर देगा। तो वो दो चीज ट्रांसलेट करने वाला है, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी। एक तो हमारा सोर्स कोड हो गया, और दूसरा वो इस पाथ पर जाएगा कंपाइलर, और उस पाथ पर जो भी फाइल रखी हुई है str.h उसको भी कंपाइल कर लेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में दो जगह कंपाइलेशन हुआ है, एक तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ है, एक वो जो फाइल हमने ऐड करी थी उसका जो पाथ लिखा हुआ था, कंपाइलर उस पाथ पर जाएगा, उस फाइल को ट्रांसलेट कर देगा। तो ट्रांसलेशन वाला काम सारा कंपाइलर करता है, ठीक है। और जो कंपाइलर ट्रांसलेट कर लेगा उसके बाद में एक फाइल बनाएगा, ठीक है, वो एक फाइल बनाएगा ट्रांसलेट करने के बाद में, और उसमें क्या लिख देगा, उसका असेंबली कोड लिख देगा जिसको इंटरमीडिएट कोड कहते हैं या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं फ्रेंड, उनको लगता है कि यहाँ पर जो कंपाइलर ट्रांसलेट करता है वो बाइनरी बनाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाता ट्रांसलेट बाइनरी, ये सिर्फ एक इंटरमीडिएट कोड बनाता है हमारा कंपाइलर जो कि असेंबली कोड में होता है, ठीक है, ये अभी फाइनल कोड नहीं है। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इसको कट किया, ट्रांसलेट किया, असेंबली कोड बनाया, और उसको .obj, इसको ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं हम लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, और उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .obj। क्या होता है, .obj होता है, और तो उसको obj बनाकर वापस हार्ड डिस्क में डाल देगा। तो अभी भी हमारे हार्ड डिस्क में दो ही फाइल होंगी, एक तो demo.c जिसमें हमारा सोर्स कोड था, और यह इसलिए रखी गई बचाकर ताकि हम लोग फ्यूचर में इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर सके नाउ, क्योंकि ये फाइल कट हो चुकी थी तो ये तो टेम्परेरी थी और डिलीट हो गई थी, और कंपाइलर ने उसको लिया था, उसको वापस कन्वर्ट कर दिया .obj में, उसको सेव कर देगा। तो हमारे पास अब इस तरह से .obj फाइल भी आ जाएगी। तो कंपाइलिंग के बाद जब आप लोग अपने हार्ड डिस्क में जाकर देखोगे, उस लोकेशन में देखोगे जहाँ ये प्रोग्राम पड़ा था, तो वहाँ पर दो फाइलें बनने वाली है, .c जो कि आपने बनाई थी और .obj जो कि कंपाइलर ने बनाई थी। तो जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि .obj फाइल कौन क्रिएट करता है, तो .obj फाइल हम लोग क्रिएट नहीं करते, .obj फाइल क्रिएट करता है कंपाइलर, ठीक है। और हम जो क्रिएट करते हैं, हम जो फाइल बनाते हैं वो होती है .c, ठीक है। ये दोनों फाइल आपको कंपाइलिंग के बाद तक मिल जाएगी। अब ये जो फाइल है जिसमें हमारा सोर्स कोड है, क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसमें हमारा सोर्स कोड है, मतलब हमने जो प्रोग्राम बनाया था फ्रेंड वो कोड इसमें लिखा गया है। और इस फाइल में क्या है, इस फाइल में इसको जो ट्रांसलेट करके हमने जो असेंबली कोड बनाया था वो है, तो इसमें असेंबली कोड है जिसको ASM कोड भी हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और इस फाइल को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि इसमें 01 नहीं है, ठीक है। अब ASM कोड बना दिया, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं हमारे पास में, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो कंपाइलिंग का काम केवल इतना है कि वो उसको कंपाइल करता है, एरर होगा तो दे देगा, नहीं हो तो आगे OBJ फाइल बनाकर अपना काम फिनिश कर लेगा। नाउ अब आप कहते हैं ठीक है सर, यहाँ पर दो फाइलें बन चुकी है, एक में सोर्स कोड है, एक में हमारा इंटरमीडिएट कोड रखा गया है। अब क्या होने वाला है, अब जो हमारा काम है वो है फाइलों को कनेक्ट करने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंपाइलर क्या करता है, एक तो हमारी फाइल को कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और दूसरा जो stdi.h जो हमने इंक्लूड की फाइल है उसको भी ट्रांसलेट करने का काम उसी का ही है। तो अब हमारे पास पूरा प्रोग्राम कभी यहाँ आधा हो चुका है ट्रांसलेट, कभी यहाँ आधा हो चुका है, अब इसका काम होता है लिंक करना, जोड़ना, ठीक है। तो अब जो काम होने वाला है उस काम को या उस फेज को हम लोग कहते हैं लिंकिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, लिंकिंग कहते हैं, ठीक है, लिंकिंग। और लिंकिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होगा हमारा आईडी के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं लिंकर। क्या कहते हैं दोस्तों, लिंकर। ओके, तो लिंकर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है और ये अलग से नहीं मिलता, ये हमारे आईडी के अंदर भी कमांड रहता है। तो आईडी एक आप देख रहे होंगे कि आईडी एक बंच है, ठीक है। तो आईडी के अंदर हमें सबसे पहले एडिटर मिला है, फिर उसके बाद में हमें प्री प्रोसेसर मिल गया, उसके बाद हमें कंपाइलर भी मिल गया। अब हम बात करें कि एडिटर के अंदर लिंकर भी आता है। ये एकदम आप ये समझ लीजिए जैसे आपने MS ऑफिस के बारे में सुना है, तो MS ऑफिस में MS वर्ड भी आता है, MS एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, और भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं। उसी तरह से आईडी के अंदर भी कुछ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लिंकिंग में क्या होता है, ठीक है। तो लिंकिंग में क्या होता है, लिंकिंग का मेन काम है कि एक ऐसी फाइल को रेडी कर देना जो कि रन हो, ठीक है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को बहुत ही बारीकी से देखिएगा। लिंकिंग का मेन पर्पस रहता है कि वो एक ऐसी फाइल बनाए जिसको कंप्यूटर चला सके, जिसको रन कर सके।
तो वो काम कैसे होगा, क्योंकि ASM जो कोड लिखा है वो असेंबली कोड है, वो तो कंप्यूटर डायरेक्ट रन नहीं कर सकता क्योंकि कंप्यूटर को 0 1 चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो लिंकिंग क्या होता है, लिंकिंग वाले में यहाँ पर सेव लिख देता हूँ। लिंकिंग वाले में इस फाइल को कॉपी किया जाता है। अब आप कहेंगे सर इसको कॉपी करके लेके गए तो इसकी एक कॉपी क्यों बचा के रखते हैं? ठीक है, ये इसलिए बचा के रखते हैं ताकि लिंकिंग जो है वो मशीन स्पेसिफिक होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने सी का कोड लिखा, उससे मैंने एक OBJ फाइल बना दी। अब ये जो OBJ फाइल है, ठीक है, ये लिंकिंग होती है मशीन के साथ में। तो ये मशीन स्पेसिफिक टास्क है हमारा। तो अगर मेरी मशीन विंडोज़ है, क्या है दोस्तों, विंडोज़ है, तो लिंकिंग में क्या होगा, लिंकिंग के अंदर हमारा जो लिंकर होगा उस मशीन के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस करेगा और वो उस मशीन के लिए एक फाइल बना देगा जो इस मशीन के लिए चलने वाली है। ठीक है, अब हमें तो पोर्टेबिलिटी चाहिए कि हमारा प्रोग्राम सारे मशीन पर चल जाए, एक बार लिखना पड़े। तो यही वो रीज़न है कि हमारे पास में जो लिंकिंग वाला फेज है उसमें मशीन की जानकारी को भी हम लोग अपनी फाइल में ऐड कर एक रन होने वाली फाइल बना देते हैं और वो पर्टिकुलर उस मशीन पे ही चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ विंडोज़ की। तो विंडोज़ जो है, ठीक है, तो लिंकिंग फेज में क्या होगा, विंडोज़ अपनी मशीन की इंफॉर्मेशन और हमारा जो ये कोड है उसकी इंफॉर्मेशन को मिक्सअप करेगा और एक रन होने वाली फाइल बना देगा जो कि विंडोज़ के लिए सूटेबल है। ठीक है, हाँ, अब आप चाहते हो कि मेरे पास कोई दूसरी मशीन है लाइक यूनिक्स। ठीक है, तो यूनिक्स के लिए भी सेम कोड काम आ जाए तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पर जो लिंकर अवेलेबल होगा वो लिंकर क्या करेगा दोस्तों, वो लिंकर हमारी जो ऑब्जेक्ट फाइल है, ठीक है, उसमें यूनिक्स के कोड को मिक्स करेगा और यूनिक्स के लिए एक फाइल रेडी कर देगा। तो इस तरह से .obj की वजह से हमें एक पोर्टेबिलिटी मिल जाती है, जिसको आगे हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे आगे वाले में। तो ये फाइल जो है ये अलग अलग सिस्टम पर चलाई जा सकती है। ठीक है, नाउ इसीलिए उसको हम लोग बचा के रखते हैं ताकि विंडोज़ के लिए भी हम लोग यहीं से इसी से जनरेट कर सकें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, और अगर यूनिक्स है तो इसी फाइल से हम लोग उसके लिए भी एग्जीक्यूट कर सकें, तो दोबारा फाइल को या कोड को लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी एम के साथ इसको बचा के रखते हैं हम लोग हार्ड डिस्क में ताकि इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉपी किया, लिंकिंग में आ गया। अब लिंकर करता क्या है, तो लिंकर का काम देखिए दोस्तों। लिंकर जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, हमारे .obj जो भी फाइल है इस फाइल को, ठीक है, मिक्सअप करेगा उस मशीन की स्पेसिफिकेशन के साथ में, उस मशीन की कुछ फाइलों के साथ में मिक्सअप करेगा और एक एग्जीक्यूट होने वाली फाइल बना देगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोड जो हमारा है, जो हमारा जिसमें हमारा प्रोग्राम है, प्लस यहाँ पर जो मशीन की इंफॉर्मेशन जो है, लिंकर उन दोनों को ऐड करेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ मशीन, तो मशीन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं M/C। ठीक है दोस्तों, मैं पूरा ना लिख कर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ M/C, मशीन इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन्फो। तो लिंकर क्या करेगा, लिंकर इन दोनों इंफॉर्मेशन को, हमारे डॉट फाइल को और मशीन की कुछ फाइलों को जिसमें वो इंफॉर्मेशन होती है, उन दोनों को ऐड कर देगा। क्या कर देगा, इन दोनों को ऐड कर देगा और ऐड कर कर एक ऐसी फाइल बनाएगा जो कि मशीन इजीली चला सके। वो फाइल को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या कहेंगे दोस्तों, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, जैसे कि विंडोज़ इन्वायरमेंट में यहाँ पर जो फाइल बनाते हैं, अगर मैं विंडोज़ के आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो विंडोज़ के अंदर .obj होगा जो कि हमने कंपाइलर रेडी किया, और वहाँ पर जो विंडोज़ की इंफॉर्मेशन होगी, जो मशीन की इंफॉर्मेशन है, वो दोनों मिक्सअप करके एक फाइल बना देते हैं और इस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .exe। और आप लोग जानते हैं कि .exe फाइल वो होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है, जो कि रन होती है। तो ये एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है ये हमारे पास में बन जाती है और इसी को हमारा कंप्यूटर रन करता है। ठीक है, तो लिंकर का जो मेन काम है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है और उसके लिए वो मशीन की इंफॉर्मेशन डालकर बनाता है। ठीक है, तो ये हमें इनको समझ में आ गया कि ये करता क्या है। तो हमें एक पास में ये जब स्टेप क्लियर हो गया तो हम लोग कहेंगे कि लिंकर क्या करेगा, लिंकर लिंकिंग फेज में क्या करेगा, ये इस फाइल को यहाँ से कॉपी करेगा और इसके अंदर कुछ चेंजेस करेगा, उसके साथ में मशीन इंफॉर्मेशन डालेगा और एक ऐसी फाइल बनाएगा और वो वापस हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर कर देगा। ये हमारी हार्ड डिस्क है, इसमें पहली फाइल तो डेमो है, demo.c। एक फाइल जो कंपाइलर ने बनाई थी वो है demo.obj और एक फाइल जो लिंकर बना के जाता है वो है demo.exe। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों विंडोज़ का। ठीक है, और अगर आप यूनिक्स पे काम कर रहे हैं तो ये फाइल का एक्सटेंशन थोड़ा सा अलग होगा, ये फाइल थोड़ी सी अलग बनेगी। ठीक है, तो यूनिक्स पे ये दोनों फाइल तो सेम है, .c .obj सेम रहेगी, बट .exe वहाँ पर नहीं बनती, वहाँ पर उसकी अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। ठीक है, ये फाइल बन गई और ये फाइल कहाँ है, ये हमारे हार्ड डिस्क में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। नाउ अब आप लोग, मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने बात करी थी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की, और मैंने आपको कहा था कि सी में बहुत जगह काम आने वाला है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारा CPU जो कि सारे काम को एग्जीक्यूट करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो केवल उसी चीज़ को रन कर सकता है जो कि कहाँ हो, मेमोरी में हो, हार्ड डिस्क में
काम नहीं हो सकता, हमारा सीपीयू काम नहीं कर सकता। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फाइल है हमारे पास में, ये फाइल हमारे हार्ड डिस्क में सेव होगी। ठीक है दोस्तों, तो लिंकर ने उसको हार्ड डिस्क में सेव कर दिया। नाउ अगर इस फाइल को चलाना चाहते हैं या किसी भी फाइल को चलाना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उस फाइल को हमें कहाँ लाना पड़ेगा, हमें मेमोरी में लेके आना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज़ है, लेके आओ या लोड करो। नाउ तो अब अगला जो स्टेप होगा वो यही होने वाला है कि इस फाइल को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, मेमोरी में लेके जाएंगे, ताकि मेरा सीपीयू उसको इजीली रन कर सके। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग कहते हैं कि अगला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि इस फाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ सेव लिख देता हूँ, कॉपी करेंगे और ये क्या करेगा, उस फाइल में कुछ चेंजेस नहीं करेगा, सिंपली उसको मेमोरी में जाकर रख देगा। ठीक है, तो इस स्टेप को हम लोग कहते हैं लोडिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, लोडिंग। और ये जो काम करता है उसको हम लोग कहते हैं लोडर। तो लोडर एक प्रोग्राम है जो कि लोडिंग वाला काम करता है। तो लोडर क्या करेगा, लोडर इसके अंदर इस फाइल को कॉपी कर सीधा मेमोरी में पुटअप कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा प्रोग्राम कहाँ आ चुका है, मेमोरी में आ चुका है। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं लास्ट स्टेप की, और वो जो लास्ट स्टेप है वो है एग्जीक्यूशन वाला। कौन सा, एग्जीक्यूशन वाला। एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूटिंग करना, ये काम हम सब एक ही कर सकता है पर्सन, वो है सीपीयू। तो सीपीयू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता है। यह था हमारा लास्ट, और इस तरह से हमें अपना प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाता है। तो फ्रेंड, आपने जो छोटा सा प्रोग्राम बनाया, आपने बस प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइल किया और रन कर दिया, काम खत्म हो गया आपका। लेकिन आप देखेंगे आपके पीछे हमारा जो कंप्यूटर है उसको कितने सारे स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं, उसको कितनी सारी फाइलें बनानी पड़ रही है, उसको कितनी सारी फाइलों में मॉडिफिकेशन करने पड़ रहे हैं, तब जाकर आपका प्रोग्राम रन होता है। और अगर आप इसका दिमाग में रखेंगे तो आप बेटर से बेटर प्रोग्राम लिख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको हैश इंक्लूड के बारे में पता चल जाएगा कि आपको हैश इंक्लूड करता क्या है, उसको किस वे से लिखना है, और अदर फंक्शंस क्या करते हैं, कंपाइलर का क्या काम रहता है, कंपाइलर किस किस लाइनों पर काम करता है। तो अगर आपको उसके बाद नॉलेज होगा तो आपको कहीं ना कहीं जाकर एक प्रोग्रामिंग के अंदर एक अच्छी पकड़ में समझ में आएगी और अच्छा प्रोग्राम आप लोग लिख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारे 6 स्टेप। तो मैं उसको एक बार वापस छोटे से डायग्राम के अंदर क्विकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक साथ हम लोग पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या मजा आता है। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ पूरा। ठीक है, नहीं, अब हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको एक साथ में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सबसे पहली स्टेप होती है दोस्तों, वो होती है एडिटिंग। ठीक है, इसके बाद में आती है प्री प्रोसेसिंग। क्या आती है दोस्तों, प्री प्रोसेसिंग। नाउ इसके बाद में आती है कंपाइलिंग। ओके दोस्तों, नाउ इसके बाद में आती है लिंकिंग होना। नाउ इसके बाद में आता है लोडिंग करना, और लास्ट जो हमारी होती है वो होती है एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को रन करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये 6 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप या 6 फेजेस हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है कौन क्या क्या काम कर रहा है। तो एडिटिंग वाला काम जो कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं एडिटर। ओके दोस्तों, और मैं थोड़ा डार्क ले लेता हूँ कलर। ठीक है, तो एडिटिंग वाला काम कौन कर रहा है, एडिटर कर रहा है। ठीक है, नाउ प्री प्रोसेसिंग वाला काम कौन कर रहा है, प्री प्रोसेसर कर रहा है। कंपाइलिंग वाला काम कौन कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है। नाउ लिंकिंग वाला काम कौन कर रहा है, लिंकर कर रहा है। लोडिंग वाला काम कौन करेगा, लोडर करेगा। और एग्जीक्यूशन तो कंप्यूटर का एक ही बंदा कर सकता है, वो है सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। नाउ तो सबसे पहले आप लोग प्रोग्राम बनाते हैं, वो एडिटिंग फेज है। आप अपने प्रोग्राम को सेव कर देते हो कहाँ पर, हार्ड डिस्क में। जैसे कि आपने एग्जाम दिया, सपोज करो डेमो.c। ठीक है, ये आपने सेव कर दिया। यहाँ पर मैं यहाँ पर अच्छे से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसकी कॉपी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, कॉपी। फिर प्री प्रोसेसर इस प्रोग्राम में से अपनी लाइन को ढूंढेगा, उस लाइन को ढूंढ कर उस पर जो भी काम करना है वो काम कर लेगा। ठीक है, और फिर उस फाइल को मॉडिफाई कर देगा, जो उसने कॉपी ली ना अपने पास, उसको मॉडिफाई कर वापस उसको सेव कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास में 2 फाइलें आ चुकी है, एक तो डेमो.c जो कि ऑलरेडी पड़ी थी, और एक हमारे पास में मॉडिफाइड डेमो.c। ये फाइल हमारे प्री प्रोसेसर बना के जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है कंपाइलर क्या करता है, इस फाइल को कट करेगा। क्या करेगा, कट, क्योंकि ये फाइल फ्यूचर में कभी काम में नहीं लेनी है, और अगर हम लोग ऐसी तरह से फाइलें बनाते जाएंगे तो हमारे कंप्यूटर के अंदर स्पेस का लॉस होगा, इसलिए इसको कट कर लेंगे, क्योंकि काम की भी नहीं है।
कंपाइलर फिर इस पूरी फाइल को ट्रांसलेट करेगा और एक नई फाइल बना देगा। तो इस तरह से आपके पास में दो फाइलें होंगी, .c और .obj। obj फाइल क्या होती है? वो फाइल होती है जो कंपाइलर बनाता है, और इस फाइल में जो हमारा c.c फाइल थी उसमें सोर्स कोड है, उसको ट्रांसलेट कर क्या लिख देगा, वो .obj फाइल बना देगा, और .obj के अंदर बाइनरी नहीं होती है। ठीक है, नाउ फिर हमारे पास में आता है लिंकर। लिंकर क्या करेगा? इस फाइल को यहाँ से कॉपी करेगा। ये फाइल हमें बचा के रखनी है ताकि हम लोग अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग एग्जीक्यूट फाइल बना सकें। तो ये फाइल हमें बचानी है, इसलिए हमने इसको कॉपी करके ले गए लिंकर के पास। लिंकर इस फाइल के अंदर मशीन इन्फॉर्मेशन डालेगा और बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो लिंकर हमारे पास में एक फाइल बना देता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये तो दो ऑलरेडी थी, और लिंकर ने जो बनाई उसको हम लोग कहेंगे demo.exe। तो मैं विंडो इन्वायरमेंट में, विंडो मशीन पे ये बना के दिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया demo.exe, जो कि एक रन होने वाली फाइल है, जो हमारा कंप्यूटर रन कर सकता है। ठीक है, नाउ फिर ये जो फाइल थी ये हमारे हार्ड डिस्क में सेव थी। ठीक है, तो अब इसको मेमोरी में भेजना जरूरी, क्योंकि बिना मेमोरी भेजे हुए CPU रन नहीं कर सकता। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और मेमोरी में भेज देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं लोडिंग करना, और ये काम करेगा लोडर। लोडर कोई फाइल नहीं बनाता, लोडर सिंपली हमारे प्रोग्राम को लोड कर लेता है, कहाँ पर? मेमोरी में। ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम मेमोरी में आ गया, देन इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पास में पूरा का पूरा स्टेप्स, जिसमें हम लोग अच्छे से देख रहे हैं कि हमारा सी का प्रोग्राम इसको किस तरह से चलाया जा रहा है। कंप्यूटर को किस तरह से पता चल जाता है कि हमें कौन कौन सा स्टेप करना है, कौन कौन सा नहीं करना है। जो कंप्यूटर स्टेप फॉलो करता है वही हम लोग समझते हैं। तो हमारा कंप्यूटर सी के प्रोग्राम को 6 स्टेप में चलाता है, 6 फेजेस में चलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक बहुत ही फ्रेश टॉपिक है, काफ़ी कम इसकी जानकारी अवेलेबल है। नए वीडियो में हम लोग और भी एक बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर .obj फाइल जो है उसका मेन पर्पस क्यों, उसको क्यों बचाया गया है। तो इसका जो मेन मकसद है वो है पोर्टेबिलिटी के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि पोर्टेबिलिटी किस तरह से आती है, जिस एम से हमने सी को बनाया था पोर्टेबिलिटी के लिए, तो पोर्टेबिलिटी आखिर कैसे आती है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।